हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ई हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क। एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्यों हुआ, क्या कारण थे, क्या इसके प्रभाव पड़े, क्या इसके परिणाम रहे, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया और पूरे विश्व पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। हम पहले चर्चा करेंगे इस महान युद्ध के कारणों के ऊपर कि कौन कौन से कारणों की वजह से यह युद्ध लड़ा गया। हम देखते हैं कि 1914 के आसपास पूरा यूरोप दो विरोधी गुटों में बंट गया था। एक वह गुट जिसमें मित्र राष्ट्र आते हैं और दूसरा वह गुट जिसमें धुरी शक्तियां आती है। ये दो गुट थे, ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल एंटेंट की अगर हम बात करें, इसमें यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये कुछ एक इसमें देश आते हैं। जिसमें इसके अलावा जो दूसरा गुट था जिसे ट्रिपल अलायंस कहा गया, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, बुल्गारिया, तुर्की, ये कुछ एक देश इसमें आते हैं। दूसरा कारण था सैनिकवाद। हर देश यह कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी सेना को बढ़ाया जाए, उसे शक्तिशाली बनाया जाए। ज्यादातर पैसा हर देश इसी पर इन्वेस्ट कर रहा था। तो सैनिकवाद जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे युद्ध भी आवश्यक होने लगे। संचार के माध्यम भी एक बड़ा कारण बने, क्योंकि संचार के माध्यमों ने ऐसा माहौल तैयार किया, संदेह का, डर का, युद्ध का माहौल तैयार करने में भूमिका निभाई, जिसकी वजह से युद्ध जो है वो आवश्यक हो गया। इन्हें सबसे बड़े कारण भी युद्ध के लिए माना जाता है। एक दूसरे के प्रति द्वेष और दुष्प्रचार इन्होंने फैलाया, चाहे वो किसी भी देश का न्यूज़पेपर रहा हो। अपने विरोधी राष्ट्रों के प्रति इस तरह का दुष्प्रचार सबने जो है आरंभ किया। एक और समस्या जो वैश्विक समस्या बन के सामने आई, अल्सास और लोरेन की समस्या। फ्रांस द्वारा जर्मनी से इन क्षेत्रों की मांग की गई। यह क्षेत्र पहले कभी फ्रांस के पास रहे थे, बाद में जर्मनी ने इन्हें जीत लिया और फ्रांस बार बार दबाव डाल रहा था अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर के कि जर्मनी उन्हें यह क्षेत्र वापस कर दे, लेकिन जर्मनी इन्हें वापस नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उपनिवेशवाद की जो होड़ मची, आप उपनिवेशवाद का अर्थ अच्छे से जानते हैं। अपने देश को शक्तिशाली बनाने की यह एक नीति है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये तीन महाद्वीप जो पिछड़े महाद्वीप माने जाते थे, यूरोप के देशों ने इन महाद्वीपों में जाकर के अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की। यहां से आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका आपका महाद्वीप है। किस तरह से यूरोप के देशों ने इसे बांट दिया। फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इटली, ये सभी साम्राज्यवादी देश एक एक करके यूरोप आए, अफ्रीका आए और अफ्रीका को अपने सहूलियत के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया और इसके लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो नई व्यापारिक मंडियों की तलाश करना एक बड़ा कारण था उपनिवेशवाद के आरंभ होने का। निकट पूर्व समस्या भी एक बड़ी समस्या बन के सामने आई। निकट पूर्व की समस्या तुर्की से जुड़ी थी। तुर्की काफी बड़ा साम्राज्य रहा है, लेकिन अब वो बिखरना शुरू हो गया, जिसे ओटोमन साम्राज्य भी कहते थे। और इसके जो बिखरे हुए टुकड़े
उनको अपने क्षेत्र में शामिल करना या उन्हें जीतना, ये हर यूरोपीय देश चाहता था। यहां हम देख सकते हैं किस तरह से कितना बड़ा साम्राज्य तुर्की का रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये सभी क्षेत्र आज़ाद होते गए और इन आज़ाद हुए क्षेत्रों को अपनी ओर मिलाना वो यूरोप के साम्राज्यवादी देशों का एक कार्य बन गया। एक और बड़ा कारण था, वह था बर्लिन बगदाद रेलवे मार्ग का निर्माण करना। इस रेलवे लाइन का निर्माण जर्मनी के द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा गुप्त संधियां, कई सारी ऐसी गुप्त संधियां हुई जिसके द्वारा यह देश, जितने भी यूरोप के देश थे, आपस में इन्होंने युद्ध का रास्ता जो है चुना। जर्मनी, बुल्गारिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन्होंने अपना एक अलग गुट बना दिया गुप्त संधियां करके। एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक और आर्थिक मदद प्राप्त करना इन गुप्त संधियों का उद्देश्य था। लेकिन हम तत्कालिक कारण की जरूरत महसूस होती है, हमें किसी भी अगर कोई घटना होती है उसके लिए एक इमीडिएट कोर्स होता है। तो तत्कालिक कारण क्या बना, ये हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उस वक्त ऑस्ट्रिया और सर्बिया में एक लंबा संघर्ष चल रहा था। यहां हम देख सकते हैं यह संघर्ष एक दूसरे के सीमा क्षेत्रों के ऊपर अधिकार करने के लिए था। ऑस्ट्रिया हंगरी काफी बड़ा साम्राज्य था, तो सर्बिया के साथ उसकी नोकझोंक या लड़ाई वो है काफी लंबे समय से चली आ रही थी। इसी बीच ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी जाती है। 28 जून 1914 की यह घटना थी, जब वो दोनों अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो उसी वक्त एक आदमी ने गोली मार करके दोनों की हत्या कर दी। यह हत्या हुई थी बोस्निया की राजधानी सराजीवो में, और जिस व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी थी वह एक सर्बियन व्यक्ति था जिसका नाम था गेवरिलो प्रिंसेप। तो ऑस्ट्रिया ने यह माना कि यह सर्बिया की सरकार की एक चाल थी। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया की सरकार पर आरोप लगाया गया कि इसमें आपका हाथ था। तो प्रथम विश्व युद्ध इस तरह से शुरू होता है, जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, कुछ देश सर्बिया के समर्थन में आए और कुछ देश आपके ऑस्ट्रिया के समर्थन में आते हैं। तो प्रमुख घटनाओं के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1914 की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हुई। जर्मनी द्वारा युद्ध का आरंभ किया गया। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के समर्थन में आता है। दो मोर्चे तैयार किए गए जर्मनी के द्वारा, पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा, यानी पूर्व के देशों के साथ लड़ने के लिए अलग मोर्चा और पश्चिम के देशों के साथ लड़ने के लिए अलग मोर्चा तैयार किया गया। पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मोर्चे की, जो कि फ्रांस और उसके पड़ोसी देशों के विरुद्ध था। 15 लाख सैनिकों ने, जो कि जर्मन सैनिक और उसकी मित्र देशों के सैनिक थे, उनने मिलकर के फ्रांस की राजधानी पेरिस पर एक बड़ा हमला किया। ट्रेंच वॉर शुरू होता है, जो कि आइन नदी के आसपास शुरू हुआ और देखते ही देखते जर्मनी ने आइन नदी तक कब्जा कर लिया। अब ट्रेंच वॉर क्या होता है, यहां से आप देख सकते हैं ये जो खाइयां बनाई गई है, इसे खाइयों का युद्ध या ट्रेंच वॉर कहा जाता है, जिसमें छिप करके सैनिक आक्रमण करते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, बड़ी लंबी लंबी और गहरी खाइयां जिसमें सैनिक रहा भी करते थे, यहां से आक्रमण भी किया करते थे। इसके अलावा जर्मन सेना द्वारा
बड़े टैंक और जहरीली गैसों का प्रयोग भी पहली बार किसी युद्ध में किया गया। पूर्वी मोर्चे की बात करें, जो कि सबसे बड़े देश रूस के खिलाफ था। यहां से आप देख सकते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने मिलकर के रूस के खिलाफ यह मोर्चा शुरू किया और देखते ही देखते कोनिसबर्ग, लॉर्ड्स, वारसा, लेम्बर्ग, लिटोवस्क, ये कुछ एक शहर थे जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों ने मिलकर के यह रूस पर हमला किया था। टेननबर्ग एक ऐसा युद्ध रहा है जिसमें रूस पराजित होता है और इसी के साथ अब एक नया देश युद्ध में भाग लेता है जो कि तुर्की था। इसी बीच मित्र देशों के साथ इंग्लैंड आ जाता है। तुर्की जर्मनी के साथ गया और इंग्लैंड मित्र देशों में शामिल होता है और युद्ध में आते ही इंग्लैंड ने तुर्की से मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन जीत लिए। 1914 का काल या वर्ष यहां समाप्त होता है और 1915 की कुछ घटनाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसी बीच अब इटली भी मित्र देशों में शामिल हो जाता है। रूस का पोलैंड और गैलीपोली इन दो क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है। अब इटली और इंग्लैंड के आने से मित्र देश मजबूत हो गए, तो रूस ने भी हौसला दिखाते हुए नए क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। सितंबर 1915 बुल्गारिया युद्ध में शामिल हो जाता है और उसने भी जर्मनी की ओर से लड़ने का फैसला किया। अक्टूबर 1915 बुल्गारिया द्वारा सर्बिया की विजय कर ली जाती है। इसी बीच नवंबर 1915 में एक नए तरह का युद्ध शुरू होता है जिसे सबमरीन वॉर या पनडुब्बियों का युद्ध कहा जाता है। अब ये सबमरीन वॉर क्या है? इस तरह की पनडुब्बियां एक नए तरीके के हथियार इस्तेमाल किए गए जिसका निर्माण सबसे पहले जर्मनी के द्वारा किया गया और बाद में बाकी देशों ने भी इसका निर्माण अपने देशों में किया। ब्रिटिश समूह के चारों तरफ इस तरह की पनडुब्बियां जर्मनी द्वारा स्थापित की गई और जब भी ब्रिटिश जहाज पानी में उतरते थे तो उन्हें समाप्त या नष्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। 1 मार्च 1915 जर्मन पनडुब्बियों ने इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी देशों के साथ साथ अमेरिकी जहाजों को भी डुबाना शुरू कर दिया और इसी बीच एक काफी बड़ा विशाल जहाज था गुलफाइट, जिसमें आम नागरिक भी थे, व्यापारिक सामान भी था, उसे डुबोया गया। 7 मार्च 1915 को अमेरिका का एक और बड़ा जहाज लुस्टियानिया को डुबो दिया गया। 1915 का वर्ष समाप्त होता है और 1916 में कौन कौन सी घटनाएं हुई? अंग्रेजों के जहाज डुबोना जारी रहा और इस बीच जर्मन सेना ने फ्रांस के ऊपर एक और बड़ा हमला किया। एक युद्ध होता है जिसे वर्दून का युद्ध कहा गया। ये काफी महत्वपूर्ण युद्धों में से एक रहा है। पहली बार जर्मनी की सेना हारी और ये फ्रांस की इस युद्ध में पहली विजय भी रही है। अंग्रेजों द्वारा इस युद्ध में फ्रांस की मदद की गई, इसी की वजह से फ्रांस जीत पाया। अब अंग्रेजों ने जर्मन सेना का मुकाबला करने के लिए अपने स्तर पर निर्मित टैंकों का प्रयोग शुरू कर दिया। ये पहला प्रयोग था टैंकों का अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध जल युद्ध की शुरुआत की गई और यह सर्वविदित है कि अंग्रेजों की जल शक्ति विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। जर्मन जहाज ब्लूचर को इस जल युद्ध में अंग्रेजों ने डुबो दिया या उसमें सफल हो रहे।
और इस पहले युद्ध में जो अंग्रेजों ने जल युद्ध लड़ा उसमें उन्हें जीत हासिल होती है और जर्मनी पराजित होता है। 10 मई 1916 जर्मनी के द्वारा अमेरिकी जहाज सक्सेस को डुबो दिया गया। तो अमेरिका के साथ उसका संघर्ष अब शुरू होता है। फिर आते हैं 1917 की घटनाओं की ओर। 27 अगस्त 1917 को एक और देश रोमानिया युद्ध में प्रवेश लेता है। वह मित्र देशों की ओर से इसमें शामिल हुआ। जैसे ही रोमानिया मित्र देशों में शामिल होता है, जर्मनी उसे सबक सिखाने के लिए उसे जीत लेता है या उसे पराजित कर देता है। एक बार फिर से जर्मनी अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र पनडुब्बियों का इस्तेमाल करता है। 3 अमेरिकी जहाज उसने फिर डुबोए और अब अमेरिका इसे सहन करने के लिए तैयार नहीं था। तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका मित्र देशों के साथ मिल जाता है और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। जैसे ही अमेरिका मित्र देशों में शामिल होता है, मित्र देशों की शक्ति बढ़ गई। अब अंग्रेजों ने आगे बढ़कर के बगदाद और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इसी बीच एक और घटना होती है जिसे रूस की क्रांति कहा गया। 1917 में लेनिन के द्वारा रूस के शासक, जिसे जार कहते थे, उसके खिलाफ यह क्रांति हुई और यह सफल क्रांति मानी जाती है। क्रांति सफल होते ही लेनिन ने या रूस ने युद्ध से हटने का निर्णय लिया और जर्मनी के साथ एक शांति समझौता किया कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे और आप हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब आता है 1918 का साल, अंतिम साल युद्ध का। सबसे पहले जर्मनी का फ्रांस पर हमला होता है, क्योंकि बार बार जर्मनी फ्रांस को जीतने की कोशिश कर रहा था। इस बीच अमेरिका ने फ्रांस की मदद के लिए अपनी सेना और हथियार भेजे। एक निर्णायक युद्ध होता है जिसे मार्न का युद्ध कहा जाता है और जर्मन सेना इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित होती है। यहां आप देख सकते हैं मार्न का जो युद्ध हुआ उसकी एक रूपरेखा है, उसका एक मानचित्र है। ये जो लाल लाइनें हैं यह जर्मनी के द्वारा जो आक्रमण किए गए और जो नीली लाइनें हैं वह मित्र देशों के द्वारा जो जर्मनी के ऊपर आक्रमण किए गए उसका एक मानचित्र है। तो जर्मनी का पश्चिमी मोर्चा पूरी तरह से असफल रहता है। अब वह ध्यान देता है पूर्वी मोर्चे की ओर, लेकिन मित्र देशों ने पूर्वी मोर्चे पर भी जर्मनी को घेर लिया और उसके साथी देशों को भी। मित्र देशों ने सबसे पहले सबसे कमजोर कड़ी तुर्की पर आक्रमण कर दिया। मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, सीरिया, अरब यह स्वतंत्र हो गए तुर्की से। 29 सितंबर 1918 बुल्गारिया की भी हार हो जाती है और 31 अक्टूबर 1918 को तुर्की ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। 3 नवंबर 1918 ऑस्ट्रिया की भी पराजय हो जाती है। जब जर्मनी ने यह देखा कि उसके सारे समर्थक देश हार चुके हैं तो उसने मित्र देशों के साथ शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन मित्र देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 3 नवंबर को जर्मनी के अंदर ही राजा के प्रति रोष फैल चुका था और एक क्रांति होती है जिसमें राजा को गद्दी से उतार दिया जाता है। इसी बीच मित्र देशों ने जर्मनी को घेर लिया और उसे पराजित कर देते हैं। जर्मन का जो राजा था केसर विलियम, जब क्रांति होती है तो वह जर्मनी से भाग करके हॉलैंड चला जाता है। 10 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। जर्मनी में जो नई सरकार बनती है वह अपनी पराजय स्वीकार कर लेती है।
तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो परिणाम निकलता है वह था जान और माल की हानि। बड़े स्तर पर लोग मारे गए, सैनिक मारे गए, फसलों को हानि हुई। यहां से आप देख सकते हैं कितनी कैजुअलिटीज हुई है। अकेले रूस की बात करें तो 91,50,000 सैनिक और नागरिक या तो मारे गए और घायल हुए। उसी तरह से आप देख सकते हैं जर्मनी 71,42,000 के आसपास सैनिक थे जो कैजुअल हुए। ऑस्ट्रिया हंगरी, इसी तरह से फ्रांस, आपका ब्रिटेन, इटली, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सबको जो है जान और माल की हानि होती है। करीब 18 अरब के करीब पैसा, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी धनराशि है, इस युद्ध में खर्च किया गया। साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ क्योंकि जो देश जीत चुके थे उन्होंने हारे हुए देशों के उपनिवेशों को हड़पना शुरू कर दिया। यहां से आप देख सकते हैं जो उपनिवेश जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उसके समर्थक देशों के अफ्रीका में थे, उन्हें किस तरह से जीते हुए राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई 1920 में, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की है। हथियारों की होड़ फिर से शुरू हुई। अब हर देश और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था, खास करके हारे हुए देश। कुछ नए आधुनिक हथियार जिसमें मशीन गन है, हवाई जहाज है, जिसकी शुरुआत जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन आदि देशों ने की। आधुनिक टैंक, चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो, सबने इस तरह के टैंक ईजाद किए। सबमरीन या पनडुब्बियां, जिसकी शुरुआत जर्मनी ने की थी और उसे पीक पर ले गया ब्रिटेन और हॉलैंड, फ्रांस। केमिकल वेपन्स यानी रासायनिक हथियार, जिसका बड़े स्तर पर जर्मनी के द्वारा पहले विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया, दूसरे विश्व युद्ध में भी उसको जारी रखा गया। ये काफी प्रसिद्ध चित्र है जो प्रथम विश्व युद्ध का है, जिसमें केमिकल वेपन्स के द्वारा या रासायनिक गैसों के द्वारा किस तरह से सैनिकों की आंखों की रोशनी चली गई। अब स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आता है, और किस तरह का परिवर्तन आया। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्त्रियों को पहचान मिली, क्योंकि जो कैजुअलिटीज हुई, घायल हुए, उनकी देखरेख करने के लिए स्त्रियां सबसे बड़ा सोर्स थी। चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो या उद्योग हो, सब में स्त्रियों ने अपना दमखम दिखाया। विज्ञान और तकनीक और आगे बढ़ी, नई दवाइयां आई, ऊर्जा के नए स्रोत आए, हथियार आपके बनाए गए। सेना, कृषि, उद्योग, इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा आविष्कार हुए हैं। साम्यवाद और पूंजीवाद में संघर्ष शुरू होता है। हमने देखा है 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति आई थी, तो रूस ने बाकी देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और इसका विरोध किया उन देशों ने जहां पूंजीवाद था, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आते हैं। अमेरिका के प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई, क्योंकि अमेरिका वो देश बना जिसने पहले विश्व युद्ध में उन देशों की मदद की जो हार रहे थे, और साथ में उन्हें आर्थिक और सैनिक सहायता दी। ना सिर्फ युद्ध के समय बल्कि युद्ध के बाद भी उन देशों को संभालने की कोशिश उसने की। कई तरह की संधियों का आरंभ होता है पहले विश्व युद्ध के बाद, जो उन देशों के साथ की गई जो हार गए थे, जिसमें 1919 में जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई, 1919 में न्यूली की संधि, 1919 में ही सेंट जर्मनी की संधि, 1920 में ट्राइनो की संधि और 1920 में सिवर्स की संधि। और इसके बाद लोकार्नो एक और समझौता होता है जिसमें बहुत सारे देश आपके मिलकर के जर्मनी के साथ संधि करते हैं।
तो यह आज का टॉपिक था। आशा है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।